नमस्कार, मैं रश्मि खेड़ीकर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर शहर में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर लोगों का भरोसा पीढ़ियों तक बना रहता है। नागपुर में ऐसा ही एक नाम है रोकड़े ज्वेलर्स। रोकड़े ज्वेलर्स कई सालों से शहर में अपनी क्वालिटी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है और कई दशकों से नागपुर की पहचान रहा है। लेकिन आज की जो कहानी है ये सिर्फ गोल्ड और डायमंड तक नहीं है, ये कहानी है एक नई सोच की, एक नए विजन की। और हाल ही में रोकड़े ज्वेलर्स ने अपने एक नए शोरूम का ग्रैंड ओपनिंग किया और लोग लाइन लगाकर पहुंच गए ये साबित करने कि ये ब्रांड सिर्फ एक ज्वेलरी स्टोर नहीं बल्कि नागपुर का इमोशन है। और आज रोकड़े ज्वेलर्स की नई पीढ़ी हमारे साथ है। ये जो पीढ़ी है ये पीढ़ी अपने नए आइडियाज से और एनर्जी से इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि कैसे ये गोल्ड के साथ साथ अपने बिजनेस की सोच को भी शाइन कर रहे हैं। हमारे साथ है पारस रोकड़े जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नवभारत में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर जो नया शोरूम ओपनिंग हुआ है लोगों ने एकदम इंटरनेट तोड़ दिया है, सब तरह रील्स वायरल हो रही है। सुबह 3 बजे से लेके लोगों की भीड़, जैसे किसी शॉप में मोर्चा लेके जाते हैं उस तरह ये लोगों का प्यार आपके दिखता है, ये ट्रस्ट दिखता है। सर ये जो नया शॉप ओपन हुआ है उसमें फोकस पॉइंट क्या रखा गया था? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि रोकड़े ज्वेलर्स ने कल 26 सितंबर को पूरे विदर्भ का या तो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम खोला है। कुछ 18,000 प्लस स्क्वायर फीट में ये महल एरिया में है। एंड सही कहूँ तो महल को एक नया महल मिला है क्योंकि क्या बात है। हाँ, एंड मुझे याद है कल रात को मैं 4 बजे स्टोर पे पहुँचा एंड मेरे पहले से कस्टमर्स लाइन लगा के थे। तो मैंने पूछा मेरे सिक्योरिटी गार्ड को कि ये लोग कितने बजे से आए, तो उन्होंने कहा कि 3 बजे से लाइन लगा के है। जैसे ही हमने 6 बजे तक, शायद से अगर आपको उस एरिया पता होगा तो हमारे स्टोर से बटकस चौक तक लाइन लग चुकी थी दोनों तरफ। हाँ, जैसे ही हमने स्टोर खोला वो सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। एंड उससे पता चलता है कि नागपुर का जो प्यार है हमारे, आई एम श्योर नागपुर के लोग और विदर्भ के लोगों ने पहले भी हमें बहुत प्यार दिया है, कल के दिन भी दिया है। एंड अगर ऐसा प्यार हमें सामने भी बना रहे सो हम लोग बाकी और नए मार्केट्स में भी आने वाले हैं। चंद्रपुर आने वाला है, यवतमाल आने वाला है, गोंदिया का स्टोर हम लोग नेक्स्ट मंथ खोल रहे हैं। सो इतनी भीड़ शायद से हमने एज एन रोकड़े फैमिली, एज अ रोकड़े मैनेजमेंट, एज कंपनी भी नहीं सोची थी कि इतनी सारी भीड़ सुबह 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे लोग लाइन लगाएंगे। शायद से मुझे लगता है मैं अगर फ्री में भी देता तो भी इतने लोग नहीं आते। ये एक बताता है कि कितने ज़्यादा नागपुर के लोग हमसे प्यार करते हैं। इसलिए तो मैंने बोला कि लोग लाइन लगाकर ये साबित करने खड़े थे कि ये ब्रांड सिर्फ एक ज्वेलरी स्टोर नहीं बल्कि एक नागपुर का इमोशन है और वो उसमें दिख भी गया हमें। बिल्कुल, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो ब्रांड है एक 5 पिलर्स पे है: ट्रस्ट, वेराइटी, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वांटिटी। सो ये जितने भी हमारे पिलर्स है इसको हमने बहुत स्ट्रांगली डेवलप किया है एंड हम बहुत स्ट्रांगली नर्चर करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। एंड महल का शोरूम तो हमारे बहुत क्लोज है क्योंकि वहाँ से वो हमारा फ्लैगशिप स्टोर है, वहाँ से पूरा जो ये सिलसिला है ये सब कुछ शुरू हुआ था। एंड इसलिए अपने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये स्टोर बनाया है। एंड इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं प्लीज़ एक बार अगर नहीं खरीदना है सिर्फ एक बार देखने आइए। वो स्टोर हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ऐसा स्टोर है। तो सबसे पहले आप 5th जनरेशन हो, राइट? तो कोई प्रेशर रहता है कि नहीं ये संभालना है, नए नए आइडियाज ये लाने हैं? क्योंकि हम अगर पुराने लोगों की बात करें तो उनका एक ओल्ड रहता है कि नहीं ये ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए, और नए का लगता है नहीं इसको ऐसे। तो प्रेशर रहता है, क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, प्रेशर तो रहता, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रेशर तो रहता है। प्रेशर से कैसे आप डील करते हो, आपका इंटेंट कैसा है, एट द एंड वही मैटर करता है। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो डायमंड इज मेड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो अगर आपको डायमंड जैसा बनना है सो आपको प्रेशर में काम करना आना चाहिए, हाई टेम्परेचर गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए। सो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में एक अच्छा पॉजिटिव इंटेंट लेके काम करते हो सो हो जाती है, चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती है। इट इज़ जस्ट दैट कि हाउ वेल यू अडेप्ट to these changes, to these situations जहाँ पे आप एज अ पर्सन डेवलप होते हो। मुझे याद है मैं जब से ये बिज़नेस ज्वाइन किया है, दिस बिजनेस एज ज्वेलरी फेटर्निटी इज़ वेरी वार्म एंड वेलकमिंग बट काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज़ है। मुझे लगता है मैं अगले 5 साल तक और इस बिज़नेस में तो सीखने ही वाला हूँ। सो
प्रेशर बिल्कुल रहता है, बट एट द एंड आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, इट कम्स डाउन टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। पारस जी, हम राजेश सर को तो सब जानते हैं, वो बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है, लेकिन हम पारस को भी वीडियोस के थ्रू देखते हैं, बहुत नॉलेज है। मुझे आपके बारे में जानना है कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, कैसे रहा जर्नी। मुझे बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसा प्लान था कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना हाँ। है, नहीं करना है, जॉब करना है। मैं बाहर गया था, सो मेरा जो महल का जो शोरूम है तो उसके ऊपर ही हम रहते थे। सो जब भी मैं स्कूल से आता था तो स्टोर के अंदर से होते हुए, काउंटर के अंदर से होते हुए घर जाता था। सो अक्सर वो जब चीजें देख देख के आप बड़े हुए ना, तो आपके दिमाग में एक वो ब्लूप्रिंट छप जाता है कि आपको सामने चल के ये बिजनेस में आना है। एंड वो विलिंगली मैं आया हूँ इस बिजनेस में, क्योंकि एक बहुत वार्मनेस है इस इंडस्ट्री में। एंड अगर मैं जब कहता हूँ कि मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, ज्वेलरी सेल कर रहा हूँ, तो मैं एक इमोशन बेच रहा हूँ किसी को। मैं आज भी मुझे गूज़बम्स आते हैं जब मैं ये जानता हूँ कि कोई एक एंगेजमेंट रिंग मेरे यहाँ से खरीद रहा है, जो उसके हाथ में, उसके फिंगर में पूरे उसकी लाइफ भर रहने वाली है। सो ज्वेलरी का बिजनेस पहले कमोडिटी था, आज ज़्यादा स्टोरी टेलिंग और इमोशन पे बेस्ड है। सो आज ये जो एक छोटा चेंज रिसेंट टाइम्स में आया है, उसको भी एक नया तरीके से रोकड़े ज्वेलर्स ने रखा है। क्योंकि अच्छा, मैं अपने पर्सनल एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं मतलब स्कूलिंग तो मेरी नागपुर से हुई थी, एंड देन मैं पुणे गया था पढ़ने के लिए अंडर ग्रेड के लिए। उसके बाद मैं यूके में पोस्ट ग्रेड किया, एंड देन वापस आने के बाद एक जियोलॉजिस्ट की डिग्री होती है, वो मैंने जीआई जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से ली। एंड देन वो होने के बाद 2 साल पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। एंड देन उसके बाद काफ़ी सारे नए एक्सपेंशन प्लान्स, कॉर्पोरेट ऑफिस, ये वो, क्योंकि एक जब कोई नया माइंड बिजनेस में ज्वाइन करता है तो चीज़ें बदलती है। चीज़ें अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि यार तेरे पास ये मिनिमलिस्टिक जो फैशन फॉरवर्ड ज्वेलरी मिलेगी क्या? मैं बोलता हूँ मेरा ब्रांड है, मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है कि जो चीज़ मेरे फ्रेंड्स को पसंद आएगी वो चीज़ मैंने भी रखी है, जो चीज़ आपके मम्मी पापा को पसंद आएगी वो भी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि मेरे इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो हमने सब तरीके से सारे एस्पेक्ट फ्रॉम पिन टू प्लेन सब कुछ कवर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको जेम्स की भी नॉलेज है, तो कि आप पहचान लेते हैं पूरा जेम्स वगैरह। तो ये है कि पारस, अभी जैसे आपने ट्रेडिशनल की है, तो ज्वेलरी हमारी एक संस्कृति है, हमारी परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है। चाहे शादी हो, ये हो, तो गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है कि जब हम पूजा करते हैं, ये करते, सिल्वर का महत्व रहता है। गोल्ड में देखो तो पहले शादियों में गोल्ड का बहुत ये था, लेकिन आज जो है, आज ट्रेंड आता है प्लैटिनम पे आता है, डायमंड्स पे आता है। तो वो धातु भी बदल गए हैं समय के साथ साथ। तो अभी क्या सिचुएशन है अगर हम देखें तो आज शॉप से ज्यादा प्लैटिनम और डायमंड्स ही जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने सेगमेंट्स है। गोल्ड में कुछ लोग हैं जो यूटिलिटी के लिए खरीदते हैं, वो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। कुछ लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, वो लोग बुलियन खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं। आजकल की जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा फैंसी डिज़ाइंस पसंद आते हैं जो आपको डायमंड और प्लैटिनम्स में मिलते हैं। तो मैं खुद प्लैटिनम की रिंग्स पहनता हूँ, चेन पहनता हूँ। सो जो नया एज है, नया जो जेनजीज और मिलेनियल्स का क्रेज़ है, वो प्लैटिनम की तरफ ज़्यादा है। डायमंड ऑब्वियसली डायमंड इज गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, डायमंड्स आर फॉरएवर कहा जाता है, एंड इसलिए हम एंगेजमेंट्स में प्रपोजल्स में डायमंड रिंग्स यूज़ करते हैं। सो सबके अलग अलग सेगमेंटेशन है, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड सीजनल डिमांड्स आती है। दिवाली का सीजन, राखी के बाद यूजुअली काफ़ी अच्छा सीजन माना जाता है। मुहूर्त आते हैं, गुरु पुष्य अमृत आते हैं, गुड़ी पाड़वा आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बीच बीच में आते रहती है जहाँ पे सीजनल डिमांड्स आती है। तो अपना अपना सबने अपना अपना एक सेगमेंट पकड़ के रखा है। सो डिमांड सारी चीज़ों में। लेकिन अब तो फास्ट ट्रेंड का, बहुत फास्ट फैशन का बहुत ज़माना है, तो वो कैसे आप फोकस कर लेते हो? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक 5th जनरेशन ज्वेलर हूँ, तो मुझे जो ज्वेलरी पसंद आएगी मैं उस टाइप की ज्वेलरी कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टोर में अवेलेबल है। क्योंकि अगर मुझे पसंद आ रही है तो आई एम श्योर मेरे साथ जो मेरी जनरेशन है, मैं 1999 बॉर्न हूँ, सो ऑब्वियसली जेनजीज में माना वो टर्म मिला हुआ है, ऑल्दो मैं वो चीज़ें करता नहीं हूँ बट सो मुझे जो ज्वेलरी पसंद आती है, आई ट्राई कि मैं उस टाइप की ज्वेलरी
इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो मेरी मम्मी मेरे पापा सब लोग इन्वॉल्व है, सब लोग अपने 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 पोर्टफोलियोज़ में है। मेरी मॉम गोल्ड ज्वेलरी देखती है जो उनको अच्छी लगती है, आई एम श्योर एक अच्छी मिड 40 की वुमेन को भी अच्छी लगे। मैं उस टाइप की ज्वेलरी निकालता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लगे। सो एक अच्छा मिक्स है घर में। मैंने कहा फ्रॉम पिन टू प्लेन आपको रोकड़े ज्वेलर्स में सब कुछ मिलेगा। आपको सिल्वर, जेमस्टोन्स, डायमंड्स, गोल्ड, आपको डेमी फाइन ज्वेलरी, 1 ग्राम ज्वेलरी, सब कुछ आपको रोकड़े ज्वेलर्स में मिलेगा। क्या बात है, मतलब रोकड़े ज्वेलर्स में हमको सब कुछ मिल जाता है। एक सवाल था कि जो गोल्ड है, अभी ये तो मतलब हम जब मिडिल क्लास लोग रहते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड वही खरीदते हैं, कम होता है। क्या कहाँ तक जाएगा गोल्ड, ऐसा लगता है आपको? देखिए, गोल्ड नेचुरल सब्सटेंस है एंड कोई भी नेचुरल चीज़ स्केयर रिसोर्स में माना जाता है। हमारे पास जितना है उतना ही है, नया बनने को सालों लाखों साल लगते हैं। सो जाहिर सी बात है, सीजनल डिमांड के बारे में बात की हमने, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, केओस होता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में केओस होता है। सो जब यहाँ केओस होता है तब गोल्ड के रेट्स ऊपर जाते हैं, जब वॉर्स होती है गोल्ड के रेट्स ऊपर जाते हैं। सो जो इतना फेवरेबल जब सिचुएशन बन जाती है ना गोल्ड की वॉलेटिलिटी को लेके, तो गोल्ड के रेट्स ऊपर ही जाना है। अगले हो सकता है कि अगली दिवाली तक 1.5 लाख प्लस का भी भाव मिले, क्या पता 175 मिले, बट इतना पक्का है, आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार एक स्टेप पीछे आया, 2000-3000 कम हो गया, लेकिन वो 2000-3000 इसलिए कम हुआ है कि 6,000-7,000 बढ़ने वाला है। हाँ, वो होता है कि कम हो गया तो शायद और भी कम हो सकता है, तो हम रुक जाते हैं, कस्टमर रुक जाते हैं कि और कम होगा, फिर एकदम से 3-4 हजार 2 दिन में बढ़ जाता है। ओके, तो फिर हर कॉमन मैन का सवाल होता है, हर किसी का होता है कि गोल्ड खरीदने का सही समय क्या है? मैं कहूँगा कि गोल्ड खरीदने का कोई समय नहीं है। मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड वाज येस्टरडे, द सेकंड बेस्ट चांस इज टुडे। अगर आपको लगता है आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं, आप आज ले लीजिए, क्योंकि गोल्ड कभी भी सस्ता नहीं होगा। 1 साल पहले तक जब 75,000 का था तब भी महंगा ही लगता था। 5 साल पहले जब 45-40,000 का था तब भी महंगा लगता था। मतलब एज अ गोल्ड हम इन्वेस्ट या सेविंग के तौर पे हम गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम को नहीं ले सकते ना वैसे। प्लैटिनम में ज्यादा रेट्स ऊपर नीचे नहीं होते हैं। ऊपर नीचे क्या, ऊपर ही जाते हैं वैसे रेट्स। तो प्लैटिनम अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर से बेटर कुछ नहीं है। मतलब वही है जो हमारा पुराना था, वही हमें आगे लेके क्योंकि हम लोग काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग रियल एस्टेट में करते हैं, जो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट मुझे लगता है कि फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर से बेटर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में हमने देखा था कि यूक्रेन में लोगों ने अपनी फिजिकल गोल्ड चेन निकाल के ट्रेड ऑफ करके बॉर्डर क्रॉस की थी। तब लोगों के पास शेयर्स थे, नहीं वो लोग यूटिलाइज कर पाए, उनके पास कैश था, उनके घर तबाह हो गए थे, सब कैश चले गया था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखा था, रियल एस्टेट था ही नहीं वहाँ पे। सो जो सबसे ज़्यादा लिक्विडेट हो पाए वो आपकी गले की चेन थी, मतलब फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर था। सो इसलिए फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर पे आपको एक अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि एक 15 to 20% सबके पोर्टफोलियो में गोल्ड, बीट भी डिजिटल और फिजिकल, मैं प्रेफर करूँगा। एंड डिजिटल की भी ऑप्शंस है। कुछ लोगों की अगर फाइनेंसेस अलाउ नहीं करते तो छोटा बाइंग प्लान्स होते हैं, SIP जैसे होते हैं, तो छोटा करके सेव करिए, क्योंकि गोल्ड आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। पिछले 5 साल में 200% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है, और ऐसा रिटर्न कोई और हैंड्स डाउन कोई और कमोडिटी, कोई और इन्वेस्टमेंट ने नहीं दिया है। बिल्कुल पारस, आपके पास इतना नॉलेज है, वो समझ में ही आ जाता है। यंग जनरेशन है, लेकिन जो वैल्यूज है, विचार है, वो पूरे पुराने हैं, वो चलते आ रहे हैं बराबर से। और आज आप नवभारत में आए, हाँ, हमसे बात की, आपका समय आपने हमें दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि नागपुर ने जो प्यार पहले इतने सालों से हमको दिया है, रोकड़ी ज्वेलर्स को दिया है, एंड वो दिखता भी है, क्योंकि शायद से मुझे याद नहीं, मैंने लास्ट टाइम एक ज्वेलरी स्टोर में रात को 3 बजे लाइन किसके यहाँ देखी थी मुझे याद नहीं है, बट नागपुर ने एक रिकॉर्ड सेट किया है। एंड मैं रिटर्न में सिर्फ थैंक यू विद ऑल माई ग्रैटिट्यूड कहना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार बनाए रखा, कल भी आज भी बनाए रखा है, एंड आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बनाए रखें। जब आप कहेगी कि मैं नागपुर से आता हूँ तो आपको प्राउड फील होगा कि आप उस शहर से आते हो जहाँ पे पूरे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। क्या बात है। और
बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपके जो शोरूम्स है सेंट्रल इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में जो है ऐसे ही बड़े बड़े शोरूम्स आपके, और यही शुभकामना है नवभारत की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया पारस। तो पारस ने हमें बहुत सारी बातें बताई, शॉर्ट में बताई। हम और भी बात करेंगे, इंटरव्यूज लेके पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको इन सब बारे में पता चले। और अभी रोकड़े ज्वेलर्स का नागपुर में ही नहीं, चंद्रपुर, यवतमाल और मुझे लगता है गोंदिया में भी अभी लॉन्च है। आपके शहरों में भी जो है रोकड़े ज्वेलर्स आने वाला है, तो आपको नागपुर तक आने की दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इन्होंने ये भी सुविधाएं दी है, और रोकड़े ज्वेलर्स जो है ऐसा ही आगे बढ़ता जाए, यही आशा करती हूँ। और ऐसे ही नए नए विषय मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नवभारत, नागपुर। नमस्कार।